हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, एयर न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू की न्यूज़ को। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली UP SSSC ने भी अपनी नोटिफिकेशंस कैलेंडर ईयरली कैलेंडर जारी कर दिया है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, जून में स्टार्ट हो जाएंगे, मई जून में स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप साथ में ग्रुप में अगर डिस्कस करते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। तो इस तरीके से आप अपना इम्प्रूवमेंट बेटर स्कोर कर सकते हैं। कुछ यही स्ट्रैटेजी होती हैं। अदरवाइज़ पेपर में कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा नंबर से वही रहते हैं जो जिनकी तैयारी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कट ऑफ के रेंज में ही रहते हैं। तो उनको ज़रूरत है सिर्फ जो उन्होंने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करते जाएं। तो प्लीज़ आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GS के जो भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है या फिर करंट अफेयर है, उन सभी को अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। नया पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब मई जून में जो भी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए कुछ नया करंट अफेयर आने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और अगर चांसेस हैं भी तो उतना करंट अफेयर आप डेली वीडियो देखिए, आपको कवर हो जाएगा। लेकिन आप रिवीजन ज़रूर करिए, रिवीजन मस्ट है, बिकॉज बिना रिवीजन्स कोई भी चीज़ आप नहीं याद रख सकते, 100% आप नहीं याद रख सकते। इसलिए आपको रिविजन्स करने की ज़रूरत है। तो आप रिवीजन करिए। और वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा आज। चलिए आज की करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? सबसे पहली बात, यूनेस्को के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह आयोजन पठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आपको पता होगा कि सपोज दैट मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने कोई चीज़ लिखी, अगर किसी ने उसको ही पब्लिश कर दिया अपने नाम से, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना, बिकॉज मैंने लिखी थी, किसी और ने उसको पब्लिश कर दिया अपने नाम से। तो इसलिए मुझे एक कॉपीराइट कराने की ज़रूरत पड़ती है। कॉपीराइट हो जाएगा तो फिर मैं क्लेम कर सकता हूँ, कोर्ट में जा सकता हूँ कि ये मैंने लिखा है, मेरा कॉपीराइट है इसके ऊपर। इसलिए कॉपीराइट डे लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए कि आप लोग अपने अगर कोई भी चीज़ पब्लिश करते हैं तो उसका कॉपीराइट कराएं, ठीक है। तो इसके लिए अवेयर करने के लिए कॉपीराइट डे मनाया जाता है। यह दिन विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स और इंका गार्सिलासो डे ला बेगा जैसे प्रमुख लेखकों की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। इस दिन इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इस दिन इनकी पुण्यतिथि है। जो फेमस ऑथर्स हैं हमारे, शेक्सपियर आपको पता ही होगा, एक फेमस ऑथर है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका इंग्लिश में न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मैंने आज इंग्लिश में भी इसको लगा दिया है, ऐड कर दिया है इंग्लिश वर्जन इसका। तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। बर्ड बुक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि आप लोग क्लेम कर सकें कॉपीराइट को, ओके, अवेयर करने के लिए। कॉपीराइट वगैरह के बारे में कॉपीराइट एक्ट होता है, हर कंट्री का अपना एक कॉपीराइट एक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि हर किसी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी होता है, ठीक है। तो वो भी कॉपीराइट जैसा ही होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसमें सिर्फ आपका जो बौद्धिक चीज़ें होती हैं तो उनके बारे में आता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट न्यूज़ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, ठीक है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट पर थे गुजरात की। तो इन्होंने दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने लगभग 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। अब ये दाहोद जनजाति कहाँ पर निवास करती है तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको पता ही है कि एग्जाम में आपके एक ना एक ट्राइब आ ही जाती है, तो इसलिए आपको लोकेशन पता होनी चाहिए ट्राइब्स की।
मैच करने के लिए आ जाता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग या कौन सी इनकरेक्ट है, तो उसके लिए आपको दाहोद जनजाति, बिकॉज करंट अफेयर में चर्चा में रही है तो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि दाहोद जनजाति कहाँ पर रहती है। तो अगर हम दाहोद जनजाति की बात करें तो ये नर्मदा बेसिन में रहती है। ठीक है, ये दाहोद गुजरात में दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्रीय जल आपूर्ति की योजना, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग लोकेशन याद रखिए, नर्मदा जो बेसिन है गुजरात में, तो वहाँ पर ये दाहोद जनजाति निवास करती है। उन्होंने 66 केबी घोड़िया सब स्टेशन, पंचायत हाउस और आंगनबाड़ी उद्घाटन भी किया है, आंगनबाड़ी केंद्र का। ठीक है, इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हो इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है गुजरात में एक लॉन्ग प्रोजेक्ट को, जिसकी कॉस्ट है 22,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट के वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया है? नर्मदा बेसिन में गुजरात की ट्राइब्स के लिए। कौन सी? दाहोद ट्राइब्स। ठीक है, आदि जाति है कि महासम्मेलन था आदि जाति का, उसमें इन्होंने इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ही इनॉग्रेटेड दाहोद डिस्ट्रिक्ट सदर्न एरिया रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम। इट इज इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज, चूरू और बिष्णुपुर जिलों को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप याद रखिए, मैं इसको कल भी डिस्कस कर चुका था बट मैंने इसको ऐड कर दिया बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ध्यान रखिए। जो बिष्णुपुर जिला है तो ये मणिपुर में है और चूरू जिला है ये राजस्थान में है। तो इनको खेलो इंडिया में लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये सारे आयोजन किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को पता है कि हम लोग खेल में अभी उतना आगे नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा हमारे ओलंपिक्स कितने कम नंबर्स में आते हैं, तो इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन सब टाइप्स ऑफ खेलों की उद्घाटन या शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो उसी के लिए ये अवार्ड्स दिए गए हैं। उन्हें नई दिल्ली में खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेलों और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है और इसका प्राइस आप देख सकते हो 20 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो चूरू और बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट्स में आप इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AK सूद जो है तो इनको प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि सरकार का एक प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रोफेसर के विजय राघवन जो थे, ये थे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, जिन्हें 2018 में प्रिंसिपल एडवाइज़र नियुक्त किया गया था। सूद जो हैं तो ये जो हैं AK सूद, इनको विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद, ठीक है, के सदस्य हैं और एक भौतिक विज्ञानी हैं जो ग्राफीन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भौतिकी के विशिष्ट प्रोफेसर भी हैं। ओके, इसके इंग्लिश वर्जन को भी आप देख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में करंट अफेयर पढ़ना इजी लगता है तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, AK सूद जो है इनको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। ओके, और ये किसको सक्सीड करेंगे? तो ये विजय राघवन को सक्सीड करेंगे। विजय राघवन ने, आपको पता होगा कि पटना के बक्सर में इन्होंने पटना के बक्सर में जो वेस्ट होता है उससे एनर्जी के लिए एक मूवेबल, ठीक है, जो कहीं भी आप मूव कर सकते हो, ऐसा एक सेंटर बनाया था। ठीक है, इन्होंने एक प्लांट लगाया था। और ये अगर हम बात करें डॉक्टर सूद की तो ये बेंगलुरु में पढ़ाते भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़, GAIIS ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आशय पत्र, ठीक है, देखे हैं। इतिहास रचते हुए गुजरात में आयोजित भारत के पहले ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के आशय पत्र देखे गए हैं। आयोजना के दौरान केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के बीच कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर विजिट किया था ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में। ठीक है, और आप को पता ही होगा कि हाल ही में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। यहाँ पे एंटोनियो नहीं, जो WHO के चीफ हैं टेड्रोस, तो वो भी आए थे। अगर आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, GAIIS, ठीक है, गुजरात मतलब गुजरात आयुष इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। ठीक है, तो
इसने लेटर ऑफ इंटेंट्स, जो कि इसकी कीमत है 9,000 करोड़, तो इसको विटनेस बना। इन्वेस्टमेंट सबमिट जो था इसमें इतना इन्वेस्ट आया है 9,000 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, आपको सबको पता होगा कि काफ़ी टाइम से राजीव कुमार ही थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लगभग 5 वर्षों तक संस्था के शीर्ष पद पर रहने के बाद पद छोड़ दिया है। कुमार ने अपने पूर्ववर्ती अरविंद पनगड़िया के पद से इस्तीफा देने के बाद 2017 में कार्यभार संभाला था। आयोग के उपाध्यक्ष का पद संस्था के 5 साल के कार्यकाल के साथ सह समापन है। और नेक्स्ट जो उपाध्यक्ष हैं तो सुमन बेरी तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में जगह लेने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। बिकॉज जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी के सेम रैंक पर आते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी की बात करें हम, ठीक है, भारत सरकार के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी की बात करें तो उसमें ये कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं सॉरी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और जो विद इन स्टेट प्राइम मिनिस्टर, विद इन स्टेट चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनके इक्वल रैंक में ये आते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखिए। ठीक है, कौन बने हैं? राजीव कुमार ने इस्तीफा दिया है और सुमन बेरी नेक्स्ट हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होने वाले हैं। अगर वाइस चेयरमैन की बात करें नीति आयोग के, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है तो वही नीति आयोग का चेयरमैन बन जाता है। और जैसे ही कोई प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो चेयरमैन का पद भी खाली हो जाता है, फिर जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन बन जाता है। ठीक है, और अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इससे पहले योजना आयोग था। नीति आयोग 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आप सभी को इसकी फुल फॉर्म भी पता होगी, काफ़ी पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो सेबी ने नियामकीय लाभ समाधान कार्यक्रम समिति का पुनर्गठन किया है। ठीक है, 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में पूर्व प्रधान सलाहकार सुनील वाजपेयी करने वाले हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये है कि सेबी की इस पहली बार इसकी अध्यक्ष एक लेडी को बनाया गया है जिनका नाम है माधवी पुरी बुच। ठीक है, हाल ही में ये बनी है, तो इसलिए एग्जाम में चांसेस हैं कि ये पूछ लिए जाए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि सेबी चीफ कौन है, तो ये माधवी पुरी बुच है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। और जो इन्होंने एडवाइजरी पैनल को रिऑर्गेनाइज किया है तो उसमें किसे बनाया है इन्होंने? सुनील वाजपेयी को। ठीक है, जो इसके प्रेसिडेंट हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, आप कह सकते हो, बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नरेश कुमार को केंद्र सरकार ने दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, ये 1987 के आईएएस अधिकारी हैं जिनको गृह मंत्रालय ने दिल्ली का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। नरेंद्र कुमार वर्तमान में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 1992 बैच के आईएएस राजीव कुमार को केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी का मुख्य सचिव भी नियुक्त किया गया है। वर्मा जो हैं, हम अगर बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही नियुक्त हैं। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश वर्जन इसका देख सकते हो। अगर आप लोगों को इंग्लिश में करंट अफेयर ज़्यादा ईजी लगता है तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नरेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली नियुक्त किया है। ठीक है, अपॉइंट किया है। और ये कहाँ पर हैं अभी? तो ये चीफ सेक्रेटरी हैं अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा राजीव वर्मा को पौंडुचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपको सभी को पता होगा कि यूनियन टेरिटरी जो होती है उस पर मेन कंट्रोल प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई ने शुरू किया है तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण, और ये 58वां दौर का 22 अप्रैल से 2022 से शुरू किया गया है तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण। ओके, सर्वेक्षण 22-23 की पहली तिमाही के लिए कारोबारी धारणा और आगामी तिमाही जुलाई से सितंबर की अवधि के लिए अपेक्षाओं का आकलन करता है। सर्वेक्षण विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में उपयोगी जानकारी भी प्रदान करता है। ओके, आपको पता होगा कि क्वार्टरली इसकी एक मीटिंग होती है। ठीक है, तो उसी के लिए ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। आपको पता होगा कि बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है, तो इसलिए इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, और ये जुर्माना कितना है? तो 36 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक को ग्राहक सुरक्षा अनाधिकृत इलेक्ट्रिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देयता पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, पेनल्टी लगा दी है, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत के बच्चों की स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ ने एक समझौता किया है। ठीक है, नीति आयोग और यूनिसेफ ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और प्रवृत्तियों पर पहली रिपोर्ट शुरू करने के लिए सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है। दोनों स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे मानवीय पर भारत में बच्चों के बीच विकास और अभाव की सीमा का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मैं इंग्लिश वर्जन ऐड करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं पीडीएफ में ऐड करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यूबीएस ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने 7 कर दिया है, जो कि पहले 7.7 था। यह उम्मीद की जाती है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2023 के बाद से 6% की दर से तय होगी। और इसने यह भी चेतावनी दी है कि बेंचमार्क उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कम से कम 3 तिमाहियों के लिए आरबीआई के 6% के सहजता स्तर से ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने फोरकास्ट जो की है अपनी, तो वो 7 कर दी है। अब पहले इन्होंने 7.7 एक्सपेक्टेड बताई थी। नेक्स्ट 22 अप्रैल को बिजाग में 2 दिवसीय व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो विश्व व्यापार केंद्र विशाखापट्टनम के सहयोग से हंस इंडिया द्वारा 2 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, यह टियर 2 शहरों में हंस समूह द्वारा नियोजित इस तरह के सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला है। उद्घाटन के दिन कॉन्क्लेव ने बिजाग ए पोर्ट फॉर अमेजिंग इमर्जिंग टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित एक कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है, तो टुडे ये बिजनेस कॉन्क्लेव था जिसको इनॉग्रेट किया गया बिजाग में, और किसके सहायता से, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विशाखापट्टनम के एसोसिएशन में इसको इनॉग्रेट किया गया है। दिस इज फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ सच कॉन्क्लेव प्लान्ड बाय द हंस ग्रुप इन टियर 2 सिटीज। नेक्स्ट न्यूज, एपिडा ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य विभाग निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म होती है एपिडा की। ठीक है, ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता क्यों था? कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन और निर्यात मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में कम लागत के लिए कृषि मशीनरी का विकास और सुधार, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। आपको पता होगा, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 100 जगह पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम है जो कि, तो उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आप इसका इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। एपिडा ने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, किया है। एमओयू एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ने किया है, एनआरडीसी के साथ। नेक्स्ट न्यूज, रूस ने विशाल नई बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का टेस्टिंग की है। यूरोप और अमेरिका पर हमला करने में सक्षम एक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को रूस ने परीक्षण किया है। RS-28 सरमत कथित तौर पर 10 टन का पेलोड ले जा सकती है। इसमें परमाणु शामिल हैं और एक साथ कई स्थानों को ये लक्षित कर सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह मिसाइल 35.3 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास की है। मिसाइल को आर्कानजेनस्क में प्लासितस्क कॉस्मोडोम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको सभी को पता होगा, यूक्रेन ने हाल ही में क्या कहा है कि जो रूस है उसको घोषित किया जाए कि ये सबसे ज़्यादा आक्रमण करने वाला देश है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रशिया ने टेस्ट की है एक जायंट बैलिस्टिक मिसाइल को जिसका नाम है RS-28। तो इंपॉर्टेंट है RS-28 सरमत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाम से पूछ लिया जाता है कि RS-28 सरमत हाल ही में न्यूज़ में रही है, तो वो किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, किसने लॉन्च किया है उसको या टेस्टिंग की है उसकी। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम याद रखिए, रसिया ने किया है। नेक्स्ट न्यूज़, केरला गवर्नमेंट ने एक MOU किया है, ठीक है, डच कॉस्मोस मेला बेरिकस के साथ। कॉस्मोस माला बेरिकस पर डचों के साथ एक केरल सरकार ने समझौता किया है। ठीक है, और
आपको पता होगा कि डच जो है वो नीदरलैंड अब डच के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेजों का उपयोग करके केरल के इतिहास पर प्रकाश डालना है, क्योंकि आपको पता होगा कि डच लोग जो आए थे तो वो केरल में आए थे। कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना को केरल ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अभिलेखागार और नीदरलैंड में लीडेन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? केरला काउंसिल फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा और यूनिवर्सिटी ऑफ लेडेन इन द नीदरलैंड के द्वारा इसको किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, आईटीसी ब्लूपिन टेक्नोलॉजी में 10% की हिस्सेदारी हासिल करने वाली है आईटीसी। ठीक है, 10.07% की हिस्सेदारी 39.34 करोड़ रुपए तक की है। ठीक है, निवेश कंपनी को कंटेंट टू कम्युनिटी टू कॉमर्स स्पेस में विकसित होने में एक प्रारंभिक प्रस्तावक लाभ प्रदान करने वाला है। तो ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजीज एक वेब और ऐप आधारित सामग्री से समुदाय से वाणिज्य मंच है और ब्रांड नेम माइलो के तहत माँ और शिशु के देखभाल उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है। ठीक है, आपको पता होगा ब्लूप्रिंट आईटीसी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो PMGKP बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो है, तो 180 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, यह कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए एक बीमा योजना है। PMGKP को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित 22 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए 30 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 180 डेज के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। और कब लॉन्च की गई है? तो ये 30 मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। ठीक है, आतंकवाद के मामलों की जांच में अनुभवों को साझा करने पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल सम्मेलन 19 अप्रैल 2022 को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के पैनलिस्टों ने भाग लिया था। प्रतिभागियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखिए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। पैनलिस्ट फ्रॉम इंडिया, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश पार्टिसिपेटेड एंड participant agreed to identify sacrifice areas to take forward the cooperations of countering terrorism। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, तारिकी गोयल ने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स को जीत लिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गेम्स में ये इंपॉर्टेंट है। तारिणी गोयल ने बुडापेस्ट, हंगरी में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड हासिल किया है। उन्होंने 2016 में पहले ही 2200 की ELO रेटिंग को पार कर लिया था और ग्रीस और आबू धाबी में खेलते हुए भी WIM मानदंड अर्जित कर लिए थे। ठीक है, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स। इस नवीनतम मानदंड के साथ तारिणी ने 3 WIM मानदंडों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किया और WIM खिताब हासिल करने के लिए 2226 की अपनी चरम रेटिंग को छू लिया है। ठीक है, तो तारिणी गोयल ने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स नॉर्म्स को जीत लिया है। ये इनका थर्ड है और इस वजह से इन्होंने जो इसका टारगेट होता है या नॉर्म्स होते हैं तो उसको भी पूरा कर लिया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मुझे अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो मैं ईजिली आपसे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। थैंक यू।